हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्प नाम। और आज बात करने वाले हैं बच्चों हम सदिश, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके नेक्स्ट वीडियो की। और आज के वीडियो में बच्चों हम बात कर लेंगे सदिश योग के बहुभुज नियम की। और जैसे ही हम बहुभुज नियम पढ़ लेंगे सदिशों का योग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि सदिशों को घटाया कैसे जाता है, घटाने के बाद क्या हमें मिलेगा। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्मूला भी कोई नया ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत तकलीफ होगी याद करने में। जैसा हमने अभी योग वाला फॉर्मूला याद किया है, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वहाँ भी प्लस माइनस करके कुछ बदलाव सा करके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हम दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। एक का नाम होगा स्थिति सदिश और एक का होगा विस्थापन सदिश। और आज के वीडियो में हम ये चार कॉन्सेप्ट करेंगे। पहला बहुभुज नियम, दूसरा करेंगे सदिशों का घटाना, तीसरा करेंगे स्थिति सदिश और चौथा करेंगे विस्थापन सदिश। जैसे ही हम ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में बच्चों जितना अब तक हमने सदिश में पढ़ा है, चाहे वे अदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं, सदिशों का जोड़ना, सदिशों का निरूपण, इन सब के हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा एक वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अच्छे अच्छे, जिससे आपको पता चलेगा कि सदिश इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सदिश योग का बहुभुज नियम। और बच्चों मैं सदिश योग के बहुभुज नियम पे बढ़ने से पहले बात कर लेता हूँ थोड़ी सी पुरानी वीडियो, जो हम पिछली वीडियो हमने की है, और उसका मैं रिवाइज आपको कराता हूँ। 5 मिनट में लूँगा बस। मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब हम दो सदिशों को जोड़ते हैं तो दो सदिशों को जोड़ने के बाद भी हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इसी सदिश राशि को, जो नई राशि आई है, इसको परिणामी सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश बोलते हैं। मैंने आपको कहा ये परिणामी सदिश है, इसके पास परिमाण भी होगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू भी होगी, और इसके पास दिशा भी होगी। सदिशों के पास दो ही तो चीज़ होती हैं, परिमाण और दिशा। अगर मैं इस यहाँ से इस सी को हटा के ये बोल दूँ कि ए और बी को जोड़ने के बाद आर आया है, तो मैं कहूँगा ये आर हमारा परिणामी सदिश है। हम इसके परिमाण को प्रदर्शित करते हैं आर वेक्टर से, और इसकी दिशा को प्रदर्शित कर देते हैं किसी एंगल से। यहाँ एंगल में मान लूँगा कुछ भी, चलो बाद में बात कर लेंगे। तो हमारा मेन काम होता है परिमाण निकालना और दिशा निकालना। मैंने कहा अगर हमारे पास दो सदिश हैं ए और बी, और इनके बीच का कोण बच्चों थीटा है, तो इनका परिणामी कहीं ना कहीं इनके बीच होगा। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मैंने मान लिया ये कहीं इनका परिणामी सदिश होगा। ये आर ना तो नीचे हो सकता ना ऊपर हो सकता, ध्यान रखना ये ए और बी के बीच में कहीं होगा। ठीक है, अब ये जो आर है ये हमारा परिणामी सदिश है। मुझे इसका परिमाण निकालना होता है। परिमाण का सूत्र आता है बच्चों √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ ये जो a है ये इस a का परिमाण है, ये b है इस b वेक्टर का परिमाण है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। जो ये r वेक्टर है ये हमारा परिणामी सदिश है, और ये दो डंडे लगा के लिखा मैंने, ये इस परिणामी का परिमाण है। मान लेते हैं बच्चों इस r ने a के साथ हमारा कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो ये अल्फा ही इस परिणामी की दिशा बताएगा कि हाँ हमारे परिणामी आर ने ए के साथ इतना कोण बनाया है। तो ये अल्फा आता था बच्चों, आपको पता है मैंने लिखना सिखाया था। यहाँ लिखते थे हम tan इनवर्स, फिर ये देखते थे ये अल्फा किसके साथ बना है। आर ने अल्फा ए के साथ बनाया है, तो मैं यहाँ ए लिखता था प्लस बी लिखता था, ऊपर भी बी लिखता था, ऊपर लिखते थे साइन, नीचे लिखते थे कोस, और इनके साथ लिखते थे ए और बी के बीच का कोण, जो कि यहाँ थीटा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि इस r ने b के साथ बीटा एंगल बनाया, तो ये बीटा भी r की दिशा ही बताएगा, लेकिन b से। ये अल्फा r की दिशा बता रहा a से, ये बीटा r की दिशा बताएगा b से। तो मैंने कहा बीटा कैसे लिखेंगे? हमने कहा बीटा बनेगा tan इनवर्स, नीचे लिखेंगे बीटा बना किसके साथ है? b के साथ। यहाँ लिखेंगे a, ऊपर भी लिखेंगे a, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कोस, और इनके साथ आएगा a और b के बीच का कोण, जो कि है थीटा। ये बच्चों मैंने आपको लिखना सिखाया था। अगर आप इन पे महारत हासिल कर लें, याद कर लें इनको अच्छे से कि हाँ तरीके सीख ले कि ऐसे होता है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
बच्चों ध्यान से देखो, ये जो r है, ये अंदर लिखा हुआ r, ये a प्लस बी भी तो है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे दे देते हैं a प्लस बी का परिमाण, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि पता नहीं क्या आ गया। अरे भाई, अगर आपको ये लिखना आता है तो ये थोड़ी, यही तो है, ये अंडर रूट, यहाँ a है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच के कोण का कोस, मतलब कोस थीटा। मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बच्चों को दिक्कत पता नहीं क्या है कि जैसे ही ये देखेंगे उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है अलग। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया क्या, सिखा चुका हूँ 2 वीडियो में। आज तो मैं इसका रिवाइज करा रहा था, मैंने इसको रिवाइज कराया और 2 मिनट और लेके मैं भी कल के जो लास्ट के वीडियो में हमने 3 केस किए थे, एक बार इसको हटा दूं। मैंने कहा कि r का फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपने कहा जी पता है। हमने कहा कि अगर दोनों सदिश a और b एक ही दिशा में हों तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर a और b एक दूसरे के लंबवत हों तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर a और b एक दूसरे के विपरीत हो तो बच्चों दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। कल के वीडियो में जब हमने समांतर चतुर्भुज नियम खत्म किया, मैंने 3 केस आपको पढ़ाए थे, विशेष स्थितियाँ, केस 1 या स्थिति 1, केस 2 स्थिति 2 और ये केस 3। और बच्चों जब हमने इनको किया तो मैंने बताया था कि जो r आएगा यहाँ से, पिछली वीडियो जरूर देखें, कभी आप मुझसे उम्मीद करो कि मैं यहाँ सारा समझाऊंगा, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ आएगा r बराबर a प्लस बी। जब मैं यहाँ थीटा को 0 रखूँगा, कोस 0 होगा 1, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा a प्लस बी। जब थीटा हो जाएगा 90 तो कोस 90 हो जाएगा 0, ये पूरी चीज़ हो जाएगी 0। तो ये जो r आएगा ये आएगा बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा था कि अगर ये 3 केस आपको कहीं दिखें तो आपको इनकी इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ही सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा हो जाए 180 तो कोस 180 होता है -1, -1 यहाँ के हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाहर निकल के आएगा a माइनस बी। तो यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर 2 सदिश एक ही दिशा में हों तो उनका जो परिणामी होता है ये r, यानी इनका जो परिणामी होगा वो कहीं ऐसा होगा, ये है r, इनका परिणामी ये होगा r। तो जो इनका परिणामी होता है उसका जो परिमाण है वो इन दोनों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। अगर 2 सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी उनको जोड़ के निकाल देंगे सीधा सीधा, ये 5 है ये 10 है तो आंसर आ जाएगा 15। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे। मान लो ये 10 है और ये 5 है तो मैं कहूँगा 10 माइनस 5। ये तब करना है जब विपरीत दिशाओं में हो, लंब होगा एक दूसरे पे तो आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कल मैंने एक बात नहीं बताई थी, वो मैं अब बता देता हूँ कि जब ये हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो r है ये अधिकतम होगा। इस r की वैल्यू इस a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो मैं कहूँ कि हमारा एक सदिश a है और एक सदिश b है और a का परिमाण 10 है, b का परिमाण 5 है। तो मैंने आपको पूछा कि बताओ इन दोनों का जो परिणामी होगा वो अधिकतम कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ के जो आएगा वो अधिकतम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी परिणामी a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको अधिकतम परिणामी निकालने के लिए बोला जाए, मान लो आपको 2 वेक्टर दे दिए और कहा इनका अधिकतम परिणामी निकालो सबसे ज़्यादा, तो आप दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने का मतलब है कि दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ से आप एक बात याद कर सकते हैं कि जब 2 सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका सदिश योग अधिकतम होता है। जब 2 सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका सदिश योग अधिकतम होता है। और बच्चों इससे कम नहीं हो सकता, मतलब ये होता है न्यूनतम। क्या हो सकता है, होता है न्यूनतम। मान लो मैं कहूँ यही एक a है एक b है, a का परिमाण 10 है, b का परिमाण 5 है और ये दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, तो जो आएगा आंसर वो आएगा 10 माइनस 5 5।
मतलब जब दो सदिश विपरीत दिशाओं में होते हैं तो उनका सदिश योग न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। यहाँ से सवाल कैसा पूछ लेगा, वो कह देगा कि एक सदिश का मान 10 है, एक का 5 है, बताओ इनका अधिकतम परिणामी कितना होगा? तो आप कहेंगे 15। 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। न्यूनतम 10 - 5, 5 से कम नहीं हो सकता। मतलब जो भी परिणामी आएगा वो 15 से कम होगा, 5 से ज़्यादा होगा, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। मतलब जोड़ के जो आएगा वो अधिकतम और घटा के जो आएगा वो न्यूनतम। इससे जोड़ने से ज़्यादा नहीं आ सकता, घटाने से कम नहीं आ सकता। दोनों एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी अधिकतम होगा और विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी न्यूनतम होगा। सवाल पूछता है कि दो सदिश दे देगा, बोलेगा इनका अधिकतम परिणामी निकाल लो। आप वहाँ थीटा बीटा में तो ढूंढने लग जाना। तुम्हें याद होना चाहिए कि अधिकतम निकालना है तो दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने का मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे। वो कहेगा न्यूनतम परिणामी निकाल लो, आप कहेंगे घटा दो, मतलब दोनों सदिश विपरीत दिशा में होने चाहिए। बात समझ आई? एक और बात बता दूं कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो उनका परिणामी जो आएगा उनका योग आ जाएगा। योग तो हमेशा आता है, उनका जो अधिकतम आ जाएगा। क्या जाएगा? अधिकतम। और जो उनका परिणामी होगा वो उन्हीं दोनों की दिशा में होगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने कहा बताओ इनका परिणामी, तो आप कहोगे ये, कहीं ऐसा होगा। अगर तो विपरीत दिशा में है, एक ए है और एक बी है, तो जो परिणामी सदिश आएगा, क्या आएगा? परिणामी सदिश, वो बड़े वाले सदिश की दिशा में आएगा। मान लीजिए एक सदिश ए है जिसका परिणामी 10 है, परिमाण 10 है, एक सदिश बी है जिसका परिमाण 5 है। तो मैंने कहा बताओ ए और बी विपरीत दिशा में है तो इनका परिणामी किस तरफ होगा? तो आप कहेंगे इनका परिणामी आएगा कितना? विपरीत है तो 10 में से 5 गए, 5 आ जाएगा, लेकिन उसकी दिशा बड़े वाले सदिश की ओर होगी। जैसे ये है, ये कितना हो जाए 10, ये बी हो जाए 5, तो हम कहेंगे जो हमारा परिणामी होगा वो कहीं ए की दिशा में होगा। अगर बी बड़ा हो जाए तो फिर बी की दिशा में हो जाएगा। बात यहाँ कर लेते हैं, अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं तो आर बिल्कुल बीच में होगा। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। कब? जब ए और बी का मान बराबर हो। दिशा नहीं कह रहा हूँ, मान कह रहा हूँ। ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर हो तो बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन अगर एज बड़ा हुआ तो ये आर ए की तरफ झुक जाएगा, और अगर बी बड़ा हुआ तो यार बी की तरफ झुक जाएगा। ये बातें आपको अच्छे से समझनी है, याद कर लेनी है, कोई भी ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। अगर भूल जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे ही दो सदिश एक दिशा में दिखें तो आप समझ जाना कि उनको जोड़ना पड़ेगा। दो सदिश विपरीत दिशाओं में दिखें तो उनके परिमाणों को घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री पे दिखें तो √a² + b² आएगा। दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी भी उनकी ही दिशा में होगा। दो विपरीत दिशा में है तो परिणामी बड़े वाले वेक्टर की दिशा में आएगा। अगर जोड़ना है तो ये अधिकतम परिणामी आएगा, घटाया है तो ये न्यूनतम परिणामी आएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। a + b से ज़्यादा नहीं हो सकता, a - b से कम नहीं हो सकता। ये बच्चों मैंने आपको रिवाइज किया कराया है और लगभग मैंने ले ली हैं 15 मिनट आपकी इस चीज़ में। कोई बात नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उनको तो मैं भी ज़्यादा बार नहीं बताऊँगा। जैसा भी मैं आपको बहुभुज नियम बताऊँगा, ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि एक किताब में दिया गया है और आपको इसका पता होना चाहिए कि हाँ ये भी कुछ होता है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने हेडिंग लगाई बच्चों, तीसरा नियम है। पहला नियम था त्रिभुज नियम, दूसरा था समांतर चतुर्भुज नियम, तीसरा है बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है बच्चों ये? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज ऐसा है जिसकी 4 भुजाएं हैं, बहुभुज ऐसा होता है जिसकी बहुत सारी भुजा होती हैं। मैंने आपको कहा था कि त्रिभुज एक बार में 2 सदिशों को जोड़ सकता है, समांतर चतुर्भुज भी एक बार में 2 सदिशों को ही जोड़ पाएगा। बहुभुज नियम का प्रयोग तब करते हैं जब हमें बहुत सारे सदिश एक साथ जोड़ने हों। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों कि एक साथ बहुत सारे जोड़ दें, एक बार में जोड़े जाएंगे तो ही। लेकिन समझाने के लिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे सदिश हैं उनको एक बार में कैसे जोड़ें, तो हम कहते हैं कि ये बहुभुज नियम से पॉसिबल है। क्या कहता है बहुभुज नियम? पहले देख लेंगे, एक बार में समझ आ जाएगा।
कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सदिश हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और मैंने इन सब को ऐसे रख दिया, तो इनका जो परिणामी होगा, परिणामी मतलब इनका योग होगा, वो ये वाली भुजा होगा बच्चों, जो इस बहुभुज को बंद करेगा। अभी ये बहुभुज खुला हुआ है, ये बंद बहुभुज नहीं है। 1 2 3 4 5 इसकी भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं पे हमने 5 वेक्टर क्रम में डाल दिए। क्रम में देखो, मैंने आपको समझाया था कि अपनी उंगली लेके चलो, अगर हमारी उंगली तीर की दिशा में चल रही है तो हम समान क्रम में हैं। या ये कहिए कि पहले का तीर दूसरे की पूंछ से, दूसरे का तीर तीसरे की पूंछ से, तीसरे का शीर्ष चौथे की पूंछ से, चौथे का शीर्ष, ऐसे जुड़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये क्रम में है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बंद करने वाली भुजा होगी, इसको, ये अभी खुला हुआ बहुभुज है, ये जो इसको बंद करेगी भुजा, ये भुजा इनके योग को प्रदर्शित करेगी। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 थे, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये जो भुजा इनके योग को प्रदर्शित करेगी वो इनके विपरीत क्रम में होगी। आप देख सकते हैं, क्या ये समान क्रम है? क्या मेरी उंगली तीर की दिशा में चल रही है, लेकिन यहाँ मेरी उंगली इस तीर के विपरीत दिशा में है। ये वाला तीर ये वाला शीर्ष इसके शीर्ष से मिला है, मतलब विपरीत क्रम में है। बहुभुज नियम ये कहता है कि अगर आप बहुत सारे सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं पर क्रम से रख दें, अगर आप बहुत सारे सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं पे क्रम में रख दें, तो वो वाला सदिश जो उस बहुभुज को बंद करेगा, अगर ये नहीं होता तो खुला हुआ बहुभुज है, तो ये विपरीत क्रम में इनके योग को प्रदर्शित करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बस आपको बताना था। एक बार मैं इसको लिखवा देता हूँ, आप एक डायग्राम बना लेंगे और लिख लेंगे, खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, एक बार इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने कहा आपको कि इस नियमानुसार, नियम लिखते हैं सदिश योग का बहुभुज नियम, इस नियमानुसार क्या नियम कहता है? ये नियम, यदि किसी, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छा, यदि बहुत से सदिशों को, बहुत सारे सदिश हैं बच्चे, परिमाण एवं दिशा में, ये वर्ड मैं बार बार समझाता हूं आपको कि परिमाण व दिशा वर्ड का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। परिमाण व दिशा में किसी बहुभुज की कर्मागत दिशाओं द्वारा, कर्मागत दिशाओं नहीं बच्चों, भुजाओं, कर्मागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, निरूपित किया जाए, तो उस बहुभुज की, ऐसा कर लिखेंगे, उस बहुभुज को बंद करने वाली, क्लोजिंग साइड, बंद करने वाली भुजा इन, ये जो सदिश हमने लिए हैं, सदिशों के परिणामी मतलब रिजल्टेंट को, रिजल्ट को, परिणामी मतलब योग, परिणामी सदिश को निरूपित करती है, निरूपित करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम ले भी नहीं रहे हैं। ये आपने लिखा, मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने 5 सदिश बनाए, A
बी, सी, डी और ई। और हमने इन 5 सदिशों को एक बहुभुज की 5 भुजाओं पे रख दिया, 1 2 3 4 5। तो जो छठी दिशा इसकी साइड होगी, छठी बंद करने वाली, ये अभी खुला हुआ है, अब इसको बंद कर दो। बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इन सदिशों के परिणामी, इन सदिशों के परिणाम मतलब इनके योग को प्रदर्शित करती है, और इसको हमें विपरीत क्रम में लेना है। वर्णगे वाली भुजा विपरीत क्रम में, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ छोड़ दे मैंने, विपरीत क्रम में इन सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करती है। ये हो जाएगा आर वेक्टर, आर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ये लिख के ये बना लेना। इतना ही बहुभुज नियम है, इतना ही आपको समझना है। मुझे तो कोई कुछ ऐसा लगता नहीं कि अगर आपने त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ लिया हो, इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। अगर आ भी रही है तो भाई आपको देख लेंगे कैसे करना है। मैं जितना समझा सकता था मैंने आपको समझाया। इससे आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे बच्चों हम सदिशों का घटाना या सदिशों का वैकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी हमने सीखा बच्चों पिछली 2 वीडियो से हम क्या कर रहे हैं, सदिशों का योग, कि क्या सदिशों को जोड़ा जा सकता है। आपका जवाब आया कि जी बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा अच्छा, क्या सदिशों को घटाया भी जा सकता है? आपने कहा बिल्कुल सदिशों को घटाया भी जा सकता है। 2 सदिशों को जोड़ने के बाद हमें मिलता क्या है? आपने कहा हमें एक नई राशि मिलती है, सदिश राशि, जिसको हम उनका परिणामी बोलते हैं। मैं कहूँ ए और बी का परिणामी निकाल लो, तो आप सीधा उनको जोड़ देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, 2 सदिशों को जैसे घटाया जा सकता है ऐसे ही जैसे 2 सदिशों को जोड़ा जा सकता है ऐसे ही 2 सदिशों को घटाया भी जा सकता है। और छोटा सा टॉपिक है, मतलब 15-20 मिनट में आपको मैं इसको समझा दूंगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश की तरफ। तो हेडिंग लगाइए, सदिशों का घटाना या सदिशों का वैकलन। शुद्ध हिंदी में हम बात करें सदिशों का वैकलन। वैकलन मतलब घटाना। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 ही वेक्टर को घटाया जा सकता है, 2 को ही जोड़ा जा सकता है। मैंने ये हेडिंग लगाई, यहाँ लिख लेना 2 सदिशों का वैकलन या सदिशों का वैकलन। 2 सदिशों को एक बार में जोड़ा जा सकता है, 2 को ही घटाया जा सकता है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना। मेरे पास एक वेक्टर ए है, मैंने कहा आपको कि आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दो। जब मैं आपको भी ये समझा दूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो जोड़ना ही है, ये घटाना तो है ही नहीं। मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि 10 - 5 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 होता है। क्या कहा मैंने? 10 - 5 कितने हो? 5 होते हैं। मैंने कहा कि मुझे बताओ 15 - 8 कितने होते हैं? आपने कहा 7 होते हैं। अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ 10 + -5 कितने होते हैं, या 15 + -8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि ये क्या पूछ रहे हो, ये तो बात एक ही है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर तो 5 ही आएगा, ये आंसर 7 ही आएगा। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये 2 चीज़ें हैं अलग अलग, ये और ये और ये। मैंने कहा यहाँ मैंने किया है कि मैंने 10 में से 5 को घटाया, आंसर आया 5। यहाँ क्या किया मैंने? यहाँ 10 में -5 को जोड़ा है। यहाँ मैंने 10 में से 5 को घटाया है, यहाँ मैंने 10 में -5 को जोड़ा है, आंसर सेम आया है। मैंने यहाँ 15 में से 8 को घटाया है, 7 आया है। मैंने यहाँ 15 में -8 को जोड़ा है, तब भी 7 आया है। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो घटाना है ना, ये कुछ है ही नहीं, ये एक प्रकार का जोड़ ही है। घटाना जोड़ने से अलग नहीं है, घटाना एक प्रकार का क्या ही है? जोड़ ही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए में से बी को घटाओ, तो क्या आप मुझे ये कह दोगे कि भैया आप ऐसा कर दो ना, ए में प्लस कर दो -b को, ए में प्लस कर दो -b को। मतलब इसका मतलब ये है कि सदिशों का घटाना या सदिशों का वैकलन, सदिशों का वैकलन घटाना क्या ही है? सदिशों का योग ही है, जोड़ना ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से।
यहां मैं ए में से बी को घटा रहा हूं, मैं यहां कहूंगा कि ए में मैं माइनस बी को जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब आपने जोड़ने के नियम तो पढ़ ही लिए हैं, तो जब ये घटाना एक प्रकार का जोड़ना ही है तो क्या मैं नए नियम पढ़ूंगा? भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ना आप पढ़ेंगे, क्योंकि कोई और नए नियम है ही नहीं। जैसे त्रिभुज नियम वहां था, यहाँ भी त्रिभुज नियम लगेगा, समांतर चतुर्भुज नियम था, यहाँ भी समांतर चतुर्भुज नियम लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि लगेगा कैसे। ठीक है, बात समझ आई कि जो घटाना है वो एक प्रकार का जोड़ना ही है। मैं दो चीजें लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ, मैंने कहा a प्लस बी बताओ कितना आएगा, और मैंने कहा कि आप मुझे a माइनस बी बताओ कितना आएगा। पहले इसको करते हैं जो आपने सीख लिया। आपने कहा भैया कुछ भी नहीं करना है, कि एक त्रिभुज के पास जाओ, वहां a को रख दो, दूसरी भुजा पे b को रख दो, ये दोनों समान क्रम में होनी चाहिए। जो तीसरी भुजा होगी विपरीत क्रम में, वो इन दोनों के योग को बताएगी, और इसी को हम r बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं a और b को जोड़ना चाहता हूं, मैंने कहा त्रिभुज नियम लगाएंगे हम तो। मैंने कहा एक भुजा पे a को रखा, b दूसरी भुजा पे b को रखा, दोनों भुजा एक क्रम में है, तीसरी भुजा में उनका योग बता देगी। आपने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा अच्छा, अब इसी की बात कर लेते हैं। पहले इस r का परिमाण कितना है? आपने कहा परिमाण, हमने कहा जी हमने तो सीख रखा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अरे बोल दो, इस r का परिमाण, ये r क्या है? एक परिणामी, इसकी भी परिमाण है, इसकी भी दिशा है, इसका जो परिमाण है ये है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं r की जगह a प्लस बी? आपने कहा क्यों नहीं लिख सकते, एक ही तो बात है। हमने कहा चाहे तो a प्लस बी का परिमाण निकाल लो, चाहे r का परिमाण निकाल लो, क्योंकि r ही तो a प्लस बी है, a प्लस बी ही तो r है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दिशा मैंने आपको सिखाई थी, दिशा क्या थी कि अल्फा क्या आएगा? tan इनवर्स। अगर ये अल्फा a के साथ बना है, इस r ने a के साथ कितना कोण बनाया? अल्फा, तो हम कहेंगे a यहाँ लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, ऊपर भी b लिखेंगे, ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा कोस थीटा, जहाँ ये थीटा a और b के बीच का कोण है। मैंने यहाँ से आपको ये तो हमने सीख रखा है, बस एक इसको पढ़ने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दोबारा से कि मुझे a में b जोड़ना था। मैंने a को रखा एक भुजा पे, b को रखा दूसरी भुजा पे, जो तीसरी भुजा है वो क्या आ जाएगी? a प्लस बी। ये a और b समान क्रम में होने चाहिए, ये विपरीत क्रम में होना चाहिए, ये r। हमने कहा ठीक है, परिमाण ये आ जाएगा, दिशा ये आ जाएगी। मैंने कहा यही से इसको समझते हैं। हमने कहा कि a में से b को घटाओ, ध्यान से सुनना, a में से b को घटाओ। आपने ही कहा मुझे, हम नहीं घटाते, हम तो ये करेंगे a में माइनस b को जोड़ेंगे। a में से b को घटाओ, चाहे a में माइनस b को जोड़ दो, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। आपने कहा कि हमने a को एक भुजा पे रखा, इसको a बोला, हमने ये b इस भुजा पे रखा था, लेकिन अब मुझे b नहीं चाहिए, मुझे माइनस b चाहिए। और क्या मैं आपको सदिशों में ये पढ़ा चुका हूँ कि सदिशों में माइनस चिन्ह का मतलब होता है विपरीत दिशा। अगर ये b ऐसे है तो माइनस b इसके बिल्कुल उल्टा होगा। ऊपर की तरफ ये b है तो ये नीचे की तरफ क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस b। मुश्किल लग रहा है? लगना नहीं चाहिए। ये b है ऊपर की तरफ, माइनस b मतलब b के उल्टा, ये b ये माइनस b। b कहाँ है? ऊपर, माइनस b कहाँ होगा? विपरीत दिशा में, नीचे आ गया। क्या देखना, ये भी समान क्रम में है? हाँ। तो ये जो बच्चों ये तीसरी भुजा आएगी विपरीत क्रम में, ये इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगी, और a और b का योग होगा a प्लस माइनस b, और इसको भी हम r बोल देंगे। यहाँ से आ जाएगा a माइनस b। r क्या आ गया? a माइनस b। इतना आसान है। क्या सदिशों का घटाना सदिशों के जोड़ने से अलग है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा a में से b को घटाओ, आपने कहा a में माइनस b को जोड़ दो। मैंने कहा a में से b को घटाओ, a में से b को घटाओ, a में से b को घटाओ, a में माइनस b को जोड़ दो, एक ही बात है। और जोड़ने के नियम मुझे आते हैं। जब मैंने a में b को जोड़ा तो एक भुजा पे a रखा, दूसरी भुजा पे b रखा, दोनों मैंने समान क्रम में ली। तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है उन दोनों के जोड़ने को बता रही है, योग को बता रही है, परिणाम को बता रही है। मैंने कहा मुझे a में माइनस b जोड़ना है।
ये a है, ये भी a है, तो a तो नहीं बदलेगा। ये b है, b ऊपर है, लेकिन यहाँ माइनस b है। माइनस b का मतलब b के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, नीचे की तरफ मैंने क्या खींचा, माइनस b। तो तीसरी भुजा इन दोनों के योग को बताएगी। तीसरी भुजा इन दोनों के योग को बताएगी a माइनस b। क्या बात समझ आई? बात समझ आ गई है कि यहाँ r कितना जाएगा, a माइनस b। जैसे इस r का परिमाण भी है और दिशा भी है, ऐसे ही बच्चों इस r का भी क्या होगा, परिमाण होगा और दिशा होगी। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और एक बार मैं आपसे पूछूंगा अब कि मुझे बताओ कि जो ये r आया है, ये r कितना है, a माइनस b, क्या इसका परिमाण होगा? आपने कहा जी बिल्कुल होगा परिमाण। क्या इसकी दिशा भी होगी? आपने कहा दिशा भी होगी। परिमाण कैसे लिखा जाएगा, r वेक्टर का परिमाण ऐसे, और दिशा में यहाँ से हिसाब से ही क्या बोल देता हूँ, अल्फा। क्या मैं इस r की जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी? अब मुझे आप ये फॉर्मूला बताएंगे a प्लस बी का। आपने कहा a प्लस बी का फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब अगर आप मुझसे कहो, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि हमें पहले याद करा दो, मैं पहले आपको याद कराता हूँ फिर समझाऊंगा आया कैसे। मैंने कहा अगर मुझे a प्लस बी का परिमाण निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी का, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ ये a एक सदिश का परिमाण है, ये b दूसरे सदिश का परिमाण है। ये कौन है, a, और ये कौन है, b, और थीटा इनके बीच का कोण है। तो हमने लिखा कि आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये कौन है, a प्लस बी, मतलब r, ये होगा कहीं बीच में, ये है a प्लस बी, जिसको हम r बोलते हैं। r ने यहाँ कितना कोण बनाया, अल्फा। अल्फा बाद में देखेंगे। मैंने कहा अब मुझे चाहिए a माइनस बी का परिमाण, a माइनस बी का परिमाण। आपने कहा a तो वही है, लेकिन अब यहाँ b ना होकर क्या है, माइनस बी, तो इस b को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, यह आ जाएगा माइनस बी। अब मुझे एक बात बता दो ना बच्चों, जब मैंने a और b को जोड़ा, तो मैंने किसके बीच का कोण देखा, a और b के। अब मैं किसको जोड़ूंगा, a और माइनस b को, मैं जोड़ूंगा a और माइनस b को, तो मैं कोण भी किसका देखूंगा, a और माइनस b के बीच का। ये a है, ये माइनस b है। क्या पूरी लाइन का, ये जो पूरी लाइन है सीधी लाइन, ये एंगल कितना होता है बच्चों, 180, और ये कितना है, थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनना ध्यान से, a की जगह कौन है, a, b की जगह कौन है, माइनस b। सुनना a, अच्छा थोड़ा सा ना मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको, इसको हटा दूँ, ये तो बात समझ आ गई आपको, ऐसे नहीं समझते, थोड़ा सा एक मिनट दो बस मुझे। यहाँ मैंने कहा ये है हमारा a वेक्टर और ये है हमारा b वेक्टर, इनके बीच का कोण है थीटा, और ये है इनका परिणामी r मतलब a प्लस बी, दोनों का योग, a और b का योग। मैंने कहा इस r का परिमाण लिखो, या ये कहिए इस a प्लस बी का परिमाण लिखो। आपने एकदम से बोला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझना, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाना, जो माइनस लिखा था वो उसको हटा रहे हैं। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है r का परिमाण, जहां r कौन है, a माइनस बी। मैंने आपसे पूछा a माइनस बी का मतलब, आपने कहा भैया a में से b को घटाना है। आपने एकदम कहा या a में माइनस b को जोड़ना है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस बी। अब तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ तुम्हें। तो अब मुझे एक a चाहिए और एक माइनस b चाहिए। a मेरे पास है लेकिन माइनस b नहीं है। b का बिल्कुल उल्टा कौन होगा, माइनस बी। बच्चों एक पूरी लाइन का पूरा एंगल कितना होता है आपको पता है, एक पूरा चक्कर ऐसे घूम जाए तो 360, लेकिन ये तो आधा चक्कर हमने घुमा है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, सरल रेखा का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। पूरा एंगल 180, ये थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा, पूरा एंगल थीटा, पूरा एंगल 180, ये कितना थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो मैंने कहा कि a और b के बीच का एंगल तो है थीटा,
जबकि ए और माइनस बी के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। मैंने कहा ए का परिमाण कितना होगा, आपने कहा ए, इसका परिमाण कितना ए, इस बी का परिमाण कितना है बी। हमने दिशा ही तो बदली है, बी की हमने दिशा बदली, परिमाण नहीं बदला, मतलब इस माइनस बी का परिमाण भी कितना होगा, बी होगा। ए का परिमाण ए है, बी का परिमाण बी है, हमने केवल बी की दिशा उलट दी है, परिमाण नहीं बदला, मतलब बी का परिमाण अब भी बी है। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, अब थीटा थीटा नहीं है, कितना है 180 माइनस थीटा, कितना 180 माइनस थीटा, यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री है, आप कहेंगे आप तो लिख रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो बच्चों या तो आप, अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स वाले सर से आपने पूछो कि ये कैसे लिखे जाते हैं। जिनके पास बायो है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊं कि इनको समझा पाऊं कि ये कैसे हम लिखते हैं। अभी मैं नहीं लिखूंगा तो ये सारा बीच में से हट जाएगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए अलग वीडियो में। अभी के लिए आप रट लेना, लिख लेना कहीं कि कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, और ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। मतलब जब ये a प्लस बी है तो यहाँ प्लस आएगा, जब ये a माइनस बी है तो यहाँ माइनस आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। हाँ समझना, मैं बहुत पढ़ा, लेकिन क्या ये मुश्किल चीज़ है? क्या हम आज तक नहीं पढ़ते आ रहे कि अगर प्लस बी है और उसको माइनस बी करना तो उसकी दिशा बदल दो? क्या परिमाण बदलने की जरूरत है? क्या बी की वैल्यू बदली जाएगी? क्या आपने कहा वैल्यू नहीं बदली है, सिर्फ दिशा बदल दी, बी से वो माइनस बी हो गया, सिर्फ दिशा बदली है, परिमाण नहीं बदला। मुझे आपसे पूछना है कि ये a क्या है, तो आप कहेंगे ये a वेक्टर का परिमाण है। परिमाण मतलब वैल्यू। मैंने पूछा ये b क्या है, आपने कहा ये b वेक्टर का परिमाण है। अच्छा जी। मैंने कहा ये थीटा क्या है, आपने कहा ये a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण है। सारी चीजें लिख लेना। मैंने पूछा यहाँ बताओ, यहाँ जब ये प्लस वाला है तो आपने बता दिया ये a माइनस बी में ये a क्या है, आपने कहा ये a का परिमाण है। किसका? a का परिमाण। जैसे ही मैंने आपसे पूछा ये b क्या है और आप बोलने लगे कि ये b का परिमाण है, गलती से भी मत बोल देना ये माइनस b का परिमाण है, माइनस b सदिश का परिमाण। लेकिन क्योंकि b का परिमाण माइनस b के परिमाण के बराबर ही है, इसलिए मैंने यहाँ b ही लिख दिया। क्या लिख दिया? b। बात समझ आई? मुझे यहाँ क्या लिखना है? माइनस बी का परिमाण। यहाँ लिखना है बी का परिमाण। बी का परिमाण और माइनस बी का परिमाण बराबर है। दिशा ही बदली थी, पहले ऐसे था फिर ऐसे कर दिया, वैल्यू थोड़ी बदली, कहीं हमने लंबाई बदली। यहाँ ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल था, यहाँ ये 180 माइनस थीटा ए और माइनस बी के बीच का कोण है, तो फॉर्मूला निकल के ये आया। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर से लिख के बताता हूँ, ये तो समझा दिया मैंने सारा। अगर आपके पास दो सदिश हैं ए और बी और उनके बीच का कोण थीटा है और आपको उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उनका परिमाण आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन अगर आपको इनको घटाना है, ए और बी को घटाना है, ध्यान सुनना, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा अब? माइनस 2ab कोस थीटा। मुझे फिर से आपसे पूछना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, जिन्होंने एक बार पकड़ ली कभी नहीं भूलेंगे, अगर एक बार नहीं पकड़ पाए तो दिक्कत होगी। मैंने कहा बताओ ये a क्या है, इस a का परिमाण, ये b क्या है, इस b का परिमाण, ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। समझ आ गया? मैंने कहा अच्छा ये a क्या है, आप कहेंगे a का परिमाण, ये b क्या है, b का परिमाण, ये थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब आपके मन में आया कि भैया अभी तो 2 मिनट पहले आपने कहा कि ये जो b है ये माइनस b का परिमाण है। सुनना ध्यान से, वो बेटा तब होता जब मैं यहाँ a प्लस माइनस b लिखता। क्या लिखता? a प्लस माइनस b। a माइनस b और a प्लस माइनस b में लिखने में फर्क नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है। यहाँ a और b सदिश हैं, उनके बीच का कोण थीटा है। यहाँ a सदिश है और माइनस b सदिश है। यहाँ मैंने a में से b को घटाया है, यहाँ मैंने a में b माइनस b को जोड़ा है।
जब मैं ये देख रहा हूँ ऊपर वाला, इसको तो भूल ही जाओ, ये तो आसान है, ये ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, ये ए और बी के बीच का कोण। आपने ऊपर वाला देखा, ये ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ आ गया माइनस। लेकिन अगर मैं अब इसको देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ए है ये इस ए का परिमाण है, ये जो b है ये इस माइनस बी का परिमाण है। अगर बच्चों में नीचे वाला लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा और यहाँ थीटा की जगह मुझे 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। देखो कितने गजब का कॉन्सेप्ट है। अगर आप a माइनस बी से समझाना चाह रहे हो तो आप कहोगे ये a का परिमाण है, ये b का परिमाण है, और यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा थीटा और यहाँ आएगा माइनस, और ये थीटा a और b के बीच का कोण है। क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो प्लस आ रहा है। लेकिन अब मैंने जैसे ही यहाँ से हाथ हटा के यहाँ देखा, अब आपने कहा कि मुझे a में माइनस बी को जोड़ना है, तो बच्चों यहाँ फिर से प्लस आएगा, प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। जब मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो एंगल किसके बीच का देखना है, a और b के बीच का, जो कि थीटा है। लेकिन जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मैं a को देखूंगा और माइनस बी को देखूंगा, a और माइनस बी के बीच का कोण होगा 180 माइनस थीटा। फर्क ये है कि फर्क नहीं है, आंसर वही निकल के आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। चाहे आप इससे समझाओ चाहे इससे समझाओ, मैं समझने के बाद, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। समझने के बाद बस आपको इतना ध्यान रखना है कि a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है और a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। मैंने पूछा यहाँ जोड़ रहे हैं तो प्लस है, यहाँ घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस है। ये a का परिमाण है, ये b का परिमाण है, ये थीटा a और b के बीच का एंगल है। ये a का परिमाण है, ये b का परिमाण है, ये थीटा a और b के बीच का एंगल है। अब मैं दोबारा समझाऊंगा कि अगर यहाँ प्लस करें और यहाँ माइनस बी करें तो फिर यहाँ माइनस बी का परिमाण आएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और a और माइनस बी के बीच का एंगल आएगा वो 180 माइनस थीटा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं अल्फा की बात कर लेता हूँ। अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ये हमारा r है, r मतलब कोण a प्लस b है, और इस r ने यहाँ एंगल बनाया है कितना, अल्फ़ा। तो क्या आप जानते हैं अल्फ़ा आएगा tan इनवर्स, अल्फ़ा बना है a के साथ, नीचे आएगा a प्लस b, ऊपर आएगा b साइन कोस, a और b के बीच का एंगल थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लेकिन अब मुझे a माइनस बी की बात करनी, a माइनस बी की। मैंने कहा ये a है, ये b है, तो इसका उल्टा होगा माइनस b। वो कोण थीटा था तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये आ जाएगा अब आपका, ये r की जगह मैं इसको r डैश बोल लूँ क्या, r डैश वेक्टर, या r ही बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ आएगा a माइनस बी, तो यह आ जाएगा a माइनस बी। मान लेते हैं इस r ने इस a के साथ कितना कोण बनाया, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा लिखने के लिए हम क्या देखेंगे बच्चों कि अल्फ़ा बना किसके साथ है, r ने अल्फ़ा a के साथ बनाया, तो आप a लिखोगे, यहाँ लिखोगे b, यहाँ लिखोगे b, ऊपर लिखोगे साइन, नीचे लिखोगे कोस। आपने कहा अब जैसे मैं यहाँ a और b के बीच का एंगल लेता था, अब मैं यहाँ a और माइनस b के बीच का एंगल लूँगा 180 माइनस थीटा। यह जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अल्फ़ा आएगा बच्चों tan इनवर्स b साइन 180 माइनस थीटा, याद करना साइन थीटा ही होता है, a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा आता है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b कोस थीटा। तो फर्क ये आया कि जब यह प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ जब क्या लिख रहा हूँ मैं माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आपको सदिशों का घटाना समझ आ गया है? क्या सदिशों का घटाना सदिशों के जोड़ने से कुछ अलग है? आपने कहा कुछ नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग करना। अगर a प्लस बी लिख रहे हैं तो a में b को जोड़ रहे हैं, a माइनस बी लिख रहे हैं तो a में से b को घटा रहे हैं, या a में माइनस b को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो घटाना जोड़ने के ही जैसा है, इसलिए वे ही नियम यहाँ लग रहे हैं। किसी के दिमाग में आ सकता है कि जब यहाँ a था आपने a लिखा, b था तो b लिखा, यहाँ a है a लिखा, यहाँ माइनस b है तो आपने माइनस b क्यों नहीं लिखा, आपने b ही क्यों लिख दिया? बच्चों ये a b क्या है, ये परिमाण है। परिमाण अब भी a का a ही है, b का b है, बस दिशा बदल रही है। कभी आप ये सोचो माइनस b इसका परिमाण है, मैंने बताया था सदिशों में माइनस b
माइनस का साइन हमें क्या बताता है? दिशा। दिशा बदली है तो एंगल बदल गया। पहले एंगल थीटा था, अब 180 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, लेकिन बी पहले भी बी था, अब भी बी है। बी ए बदले नहीं है, सिर्फ दिशा बदली है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है क्या? अगर देखो ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो इसको ना एक बार आराम आराम से देखना। अगर आप ज़्यादा स्पीड से देखते हैं इसको 2x या 1.5x से देखते हैं तो आप इसको कम करके देखना, आपको ये अच्छे समझ आएगा। और आपको ये दो तो याद ही करने हैं कि प्लस आता है तो प्लस आएगा, माइनस आएगा तो यहाँ माइनस। और अल्फ़ा वाले में अगर इसका अल्फ़ा लिखूँ तो इसका अल्फ़ा होगा tan इनवर्स ए के साथ बना तो a प्लस बी, ऊपर b साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। लेकिन अगर माइनस वाले का देखूं और a के साथ बना है तो आप क्या लिखोगे? a ऊपर b साइन थीटा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, b कोस थीटा। ये रटने का तरीका है या ट्रिक कह लो, लेकिन मैंने समझा भी आपको दिया। यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों अपना दूसरा टॉपिक आज का। पहला हमने बहुभुज नियम पढ़ा, दूसरा हमने सदिशों का घटाना पढ़ा, और अब मैं दो छोटे छोटे टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। मैं इनको हटा दूँ, हेडिंग लगाइए स्थिति सदिश। क्या हेडिंग लगानी है? 1 मिनट में थोड़ा सा साफ कर दो उसको। हेडिंग लगानी है स्थिति सदिश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। स्थिति होती है पोजीशन, सदिश होता है वेक्टर। मैंने कहा ऐसे सदिश जो किसी वस्तु की, किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं स्थिति सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जो किसी बिंदु की, किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं स्थिति सदिश कहलाते हैं। ये परिभाषा आप इसकी लिखेंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप लिखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे सदिश कहीं किताब में नहीं मिलेगी लिखी हुई चीज़ें, क्योंकि ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको समझना है, जो चीज़ें आपको करनी है वे गलत नहीं होंगी इनसे। ठीक है, कभी तुम सोचो कि किताबों में नहीं है और मैंने बता दी तो गलत है, नहीं। ऐसे सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं स्थिति सदिश कहलाते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, और एक होता है जेड एक्स। ऐसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड एक्स तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं बना सकता, तो या तो हम इसको ऐसे बनाते हैं या हम ऐसे बना के दिखा देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया जेड एक्स। क्या आप सब जानते हैं कि जब हमने सदिशों का वर्गीकरण किया तो वहाँ हमने एकांक सदिश पढ़ा था। मैंने आपको कहा था ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इनका दुनिया में एक ही काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अलग है। इनका काम है दिशा बताना। एक्स अक्ष की दिशा बताई थी आई कैप ने, याद करने हैं। वाई अक्ष की दिशा बताई थी जे कैप ने, जेड अक्ष की दिशा बताई थी के कैप ने। इनको लंब कोणीय एकांक सदिश हमने बोला था, क्योंकि ये इनका परिमाण एक है इसलिए एकांक सदिश है। दिशाएं एक्स वाई जेड की बता रहे हैं जो आपस में लंब कोणीय हैं, इसलिए इनको लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। मैंने कहा बच्चों ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये इसको मत सोचना ये तो बनाने के लिए बनाया है, तो ये सच में ऐसा। और यहाँ हवा में कोई बिंदु है एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई। चलो नंबर समझते हैं, 3 4 5। कितना? 3 4 5। क्या मैं हवा में बिंदु लिख सकता हूँ? तो मैंने अपने लिखने के लिए मैंने सहायता ली इस बोर्ड की और यहाँ लिख दिया 3, 4, 5। इस बिंदु का मतलब समझना आप। ये बिंदु बच्चों इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। इसका पॉइंट होता है 0,0,0, मतलब यहाँ x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, z का मान भी 0 है। ठीक है, मैंने कहा अगर इस बिंदु का नाम भी दे देते हैं, इस बिंदु का नाम है P। बच्चों हमें इस बिंदु P पे पहुंचना है, या ये कहिए कि मुझे इस मूल बिंदु पे बैठ के इस बिंदु P की स्थिति को बताना है। क्या बताना है? स्थिति को।
मुझे इस मूल बिंदु पर बैठकर इस बिंदु P की स्थिति को बताना है। जब मैं इस बिंदु O को, इसे O बोल देते हैं मूल बिंदु को, इसको जब मैं P से मिलाऊंगा तो हमें एक रेखा मिलेगी। और अगर मैं इसे एक सदिश के रूप में ऐसे बना के दिखाऊं तो इसी OP को बच्चों स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। एक ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति बताता है उसको स्थिति सदिश बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बेटा जहाँ से हमने बैठ के स्थिति बताई है वो मूल बिंदु है और उसको निर्देश बिंदु भी बोलते हैं। निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। जहाँ हम बैठ के चीज़ों को देखते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरे सामने से एक कार जा रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं निर्देश बिंदु हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। अगर कार रुकी है तो मैं कार की स्थिति बता दूंगा, कार चल रही है तो मैं कार का विस्थापन बताऊंगा। अब इसके बाद विस्थापन सदिश पढ़ाऊंगा आपको, पहले ही सीखो। ये जो रेखा है, ये जो सदिश है जो O से किस तरफ है? P की तरफ है, इसी को स्थिति सदिश बोलते हैं। ध्यान रखना, दिशा हमेशा निर्देश बिंदु से उस बिंदु की तरफ होगी जिसकी स्थिति बतानी है। मैं यहाँ बैठ के किसी की स्थिति बताऊंगा तो जो सदिश बनेगा वो मेरी तरफ से उस बिंदु की तरफ बनेगा, और इसी सदिश को बोलते हैं बच्चों स्थिति सदिश। ये किसका स्थिति सदिश है? ये P का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। ये जो OP बना, OP, ये क्या है? P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इस I कैप, J कैप और K कैप के टर्म्स में। मैंने कहा मुझे O से ना बिंदु P पे पहुंचना है, तो मैं ऐसे सीधा सीधा चला जाऊं, समझ रहे हो बात? या मैं ऐसे कहूं बच्चों कि यार ऐसा करते हैं कि पहले ना X अक्ष के ऊपर 3 दूरी चलते हैं। मान लो मीटर है ये, कि मैं पहले X अक्ष में 3 मीटर चलूंगा, फिर मैं Y अक्ष में 4 मीटर चलूंगा। देखो यहाँ पहले 3 मीटर चला, फिर मैं यहाँ 4 मीटर चला, और Z में मैं 5 मीटर चल जाऊं तो मैं यहाँ इस बिंदु P पे पहुंच जाऊंगा। ये बिंदु P हवा में है यहाँ, क्योंकि मैं हवा में नहीं बना सकता तो मैंने बोर्ड पे बना के दिखाया। यहाँ है, ये है 3 4 5। यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ से पहले ऐसे 3 चलूंगा, Y में 4 चलूंगा, Z में 5 चलूंगा, तो मैं इस बिंदु पे पहुंच जाऊंगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस P के निर्देशांक, मुझे इस P का स्थिति सदिश लिखना है तो मैं लिखूंगा, मैं पहले 3 चलूंगा, किस दिशा में? X में, मतलब I कैप में। किस में? I कैप में। तो 3 I कैप। फिर मैं चलूंगा Y में, कितना? 4, तो मैं लिखूंगा 4 J कैप। Y में मतलब J कैप। फिर मैं चलूंगा Z में, कितना? 5, मतलब 5 K कैप। इसको मैंने लिखा OP वेक्टर। ये तरीका होता है बच्चों स्थिति सदिश लिखने का, जिसमें हम I कैप, J कैप और K कैप का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई ये ना भैया ये ना दे के सिर्फ ये दे दे, ये इतना, ये बॉक्स में, तो आप ये कहोगे ये बिंदु P का स्थिति सदिश है। सुनना ध्यान से, ये बिंदु P का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। आप O पे बैठ के P की स्थिति बता रहे हैं, और अगर आपको P पे पहुंचना है कहां से? O से, तो आपको पहले X अक्ष में 3 चलना पड़ेगा, Y अक्ष में 4 चलना पड़ेगा, और Z अक्ष में चलना पड़ेगा 5। मतलब ये जो बिंदु है, ये जो सदिश है, बिंदु नहीं ये सदिश है, ये P की स्थिति बता रहा है कि P यहाँ बैठा है, और ये क्योंकि एक सदिश है इसलिए इसको स्थिति सदिश हम बोलते हैं बच्चों। बताओ मुझे समझ आया क्या बोलते हैं इसको? स्थिति सदिश। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि ये O से P तक किया का विस्थापन कितना है, ये दूरी कितनी है, मतलब ये जो सदिश है ना, कौन? OP, इसकी लंबाई कितनी है? और किसी सदिश की लंबाई को ही तो उसका परिमाण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? परिमाण। ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं यहाँ O से P तक की ये दूरी कितनी है, ये वाली, ऐसे नहीं ये ऐसे चल के ना, मैं कहा ये कितनी है, तो आप ये कहोगे भैया आप तो हमसे ये OP की लंबाई पूछ रहे हैं, और किसी सदिश की लंबाई को ही तो उसका परिमाण बोलते हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि आप मुझे इसका परिमाण बताएं। तो ध्यान से सुनना, थोड़ी सी तकलीफ होने देंगे लेकिन हो सकती है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, पहले आप कहाँ चले? X में, कितना? 3। फिर चले आप Y में, कितना? 4। अभी इस बिंदु पे नहीं पहुंचे, बिंदु तो यहाँ है, आप तो अभी यहाँ पहुंचे। तो मुझे बताओ ये 3 चले, ये 4 चले, तो ये कितना आया? यह आ जाएगा,
ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं पहले ऐसे चला, देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड पे नहीं समझा सकता। ये हमारी 3D चीज़ें हैं, 3D चीज़ों को 2D बोर्ड पे मैं कैसे समझा दूंगा। पहले मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, ठीक है, मैं यहीं समझाना पड़ेगा। पहले मैं ऐसे चला, कितना 3, फिर मैं ऐसे चला 4, यहाँ से चला था मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये क्या क्या कितना है, ये है कर्ण अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको भूल जाऊँ, ये कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पहले मैं 3 चला, फिर मैं 4 चला, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं यहाँ चलूँगा, ये मैं कितना चला, ये मैं चला 5। ये कितना है, आप कहोगे ये है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये है 5। अब ये देखो, ये भी तो लंबवत है एक दूसरे के, ये फिर से कर्ण बन गया। ये ऐसा बन गया कि ये पहले कितना है, ये कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर मैं बाहर जेड में कितना चला 5, तो ये कितना आएगा, क्या ये फिर से कर्ण बन गया और इसके लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट को खत्म कर देगा, प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो मैंने कहा कि यहाँ से मैं पहले x में गया, थोड़ा समझाना 2D चीज़ों को 3D चीज़ों को 2D में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप समझेंगे। पहले मैं यहाँ 3 गया, फिर मैं 4 गया, फिर मैं 5 गया, तो मैंने कहा ये कितना है, ये है O से मैं गया पहले ऐसे 3, फिर मैं गया 4, फिर मैं गया 5। मैं 3 गया x पे, 4 गया y पे और 5 गया z पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको ये कि O से P कितना है। आपने कहा ऐसा करते हैं, पहले ये हम O से कहाँ गए, x पे फिर y पे, पहले ये निकाल लिया हमने। ये 3 था, ये 4 था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर मैंने ऐसे गया। अब ये देखना ध्यान से कि ये और ये फिर त्रिभुज बन गए देखो, और ये फिर इनका कर्ण बन गया। तो ये कर्ण है, ये कितना है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये है 5। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगा के ये बताया कि जो दूरी है ये है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। नहीं समझ आया तो थोड़ी सी कोशिश करें खुद से। अब मैं इसको अगर ये कह दूँ कि ये बिंदु XYZ है, क्या है XYZ, तो आप मुझे ये कहेंगे कि पहले मुझे x पे x चलना पड़ेगा, y पे y चलना पड़ेगा, z पे z चलना पड़ेगा। मतलब x I कैप, y j कैप और ये z k कैप। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x y z हैं, कितने हैं x y z, तो उसका स्थिति सदिश ऐसे लिखा जाएगा, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ k कैप लिख के उनको प्लस कर देंगे। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं आपको कहूँ कि 1 - 2 3 एक बिंदु है P, इसके स्थिति सदिश लिखो। आपने इसका स्थिति सदिश ऐसे लिखा, O पे बैठ के P का स्थिति सदिश 1 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या आया, स्थिति सदिश। लेकिन जब मैंने आपको इसका परिमाण निकालने को बोला बच्चों, इसका जब आई कैप जे कैप के कैप है, तो अभी आपने देखा कि आ रहा है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सारा जो फील था, ये जो सारा समझाना है, ये किसका है बच्चों, स्थिति सदिश का। आपको ये लिखना आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। मैंने आपको कहा कि भाई एक स्थिति सदिश दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसका परिमाण निकालो। मान लो ये आर वेक्टर है। स्थिति सदिश को ज़्यादातर बच्चों आर वेक्टर लिख के दिखाते हैं कि आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश। स्थिति ज़्यादातर आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, बाकी आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो। तो हमने कहा इसका आर का परिमाण अगर निकालना है तो हम करेंगे अंडर रूट इस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 है, 4 नहीं -4 का स्क्वायर, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 9 25 25 50 अंडर रूट 50। 50 को लिख सकता हूँ 25 गुणा 2, 25 का 5 बाहर आएगा, 5 अंडर रूट 2। ये मैंने बच्चों आपको सिखाया स्थिति सदिश लिखना। मैंने क्या सिखाया, ऐसे सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं स्थिति सदिश कहलाते हैं। अगर हमें कोई बिंदु दे रखा है x y z,
तो उसका स्थिति सदिश बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब बस इनके साथ आपको आई कैप जे कैप के कैप लगाना है और प्लस कर देना है। ये खुद माइनस हुए तो माइनस आ जाएगा। फिर मैंने इनका परिमाण निकालना सिखाया कि परिमाण क्या होता है, इसका अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दो। आए कैसे, ये सिखाने की कोशिश की मैंने पाइथागोरस थ्योरम से। पहले एक्स पे गए, फिर वाई पे गए, तो ये इसका कर्ण बना, फिर ऐसे गए तो ये एक भुजा, ये फिर एक भुजा, फिर ये कर्ण बन जाएगा। तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने कहा ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका परिमाण अगर ऐसे दे रखा है तो परिमाण हम ऐसे निकाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत दिखेगा आपको आई कैप जे कैप के कैप, और फिर कहेगा कि इनका परिमाण निकाल लो। हमेशा ये करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं स्थिति सदिश कहलाते हैं। कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। एक्स आई में चलेंगे, मतलब एक्स में चलेंगे तो एक्स के साथ आई कैप आएगा, वाई के साथ जे आएगा, जेड के साथ के आएगा। और आज का अंतिम लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विस्थापन सदिश। हेडिंग लगाइए सब लोग, विस्थापन सदिश। हेडिंग लगाएंगे बच्चों विस्थापन सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये उनको समझ आएगा जिनको स्थिति सदिश अच्छे से आ गया। जिनको स्थिति सदिश समझ में नहीं आया है वे पहले स्थिति सदिश ही अच्छे से करेंगे, तब विस्थापन सदिश समझ आएगा। मैंने कहा ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा जेड अक्ष है। लेकिन बना के ऐसे दिखाएंगे क्योंकि हवा में तो नहीं बना सकते। मैंने कहा कोई वस्तु इस बिंदु ए पे है, ये है मूल बिंदु या निर्देश बिंदु बोलते हैं 0 0 0। ये है हमारा x1 y1 z1। इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1। मैंने कहा अगर मैं इस ए को ओ से मिला दूं तो ये जो आएगा ओ ए, ये क्या होगा। आपने कहा कि हम तो सीख क्या हैं अभी, क्या से बताया आपने इसको बोलते हैं ए का स्थिति सदिश। ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ए का स्थिति सदिश। बोलो यार, ए का स्थिति सदिश है ये। जब मैंने इस ओ को ए से मिला दिया और तीर ऐसे लगाया ए की तरफ, तो ये जो ओ ए बना, ओ ए का मतलब है ओ से शुरू होकर ए की तरफ जाएंगे, ओ से जाएंगे ए की तरफ, तो ए का स्थिति सदिश है। और मैंने आपको बताया कि स्थिति सदिश लिखने के लिए इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लिखो, तो ये बनेगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक बिंदु और है बी, या ये कहिए कि जो वस्तु ए पे थी वो ए से चल के बी पे पहुंच गई है, ऐसे ऐसे ए से चल के कहाँ पहुंची, बी पे। और जो बी है उस बी के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। मैंने कहा अगर मैं इस बी को ओ से मिला दूं और तीर ऐसे लगा दूं तो ये ओ बी क्या बनेगा, ओ बी। आपने कहा ये ओ बी क्या होगा, आपने कहा ओ बी होगा बी का स्थिति सदिश। ओ बी क्या है, बी का स्थिति सदिश। आपने लिखा बी का स्थिति सदिश। और लिखने का तरीका क्या है, ये है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम देता हूँ R1 कि ये, या RA लिख देते हैं ना, RA ए का स्थिति सदिश। ये बी का स्थिति सदिश है तो उसको मैं लिखूंगा RB। अब बच्चों जब वो वस्तु ए से बी गई तो ये वस्तु का विस्थापन है और ये सदिश उसका विस्थापन सदिश कहलाएगा। क्योंकि वस्तु ए से चल के बी पे आए हैं तो ये जो ए बी है, कौन, ए बी, इस ए बी को हम क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से। इस ए बी को हम बोलेंगे विस्थापन सदिश। क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। ये क्या है, स्थिति सदिश। ये क्या है, स्थिति सदिश। ये क्या है, विस्थापन सदिश।
ठीक है, वस्तु ए पे बैठी थी, ए से चल के बी पे पहुंच गई। जब वो ए पे थी तो ए का स्थिति सदिश ये था, जब वो बी पे चली गई तो बी का स्थिति सदिश ये है। ये जो ए बी बनाया है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, जहां से चले वो प्रारंभिक बिंदु, जहां पहुंचे वो अंतिम बिंदु, ये बनेगा विस्थापन सदिश। क्या बनेगा? विस्थापन सदिश। और जिन बच्चों ने त्रिभुज नियम अच्छे से पढ़ा है वे इस त्रिभुज को देखते ही कहेंगे कि इस त्रिभुज में 3 सदिश हैं और ये वाला सदिश और ये वाला सदिश देखो यहाँ से ये एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में। देखो यहाँ से चलाऊं, क्या मेरी उंगली तीर की दिशा में चल रही है? क्या मेरी उंगली तीर की दिशा में चल रही है? मतलब समान क्रम है। लेकिन मेरी उंगली अब तीर के विपरीत दिशा में है तो ये विपरीत क्रम में है। और हमने सीखा है कि किसी त्रिभुज में अगर 2 सदिश समान क्रम में है उनको जोड़ देना है और विपरीत क्रम वाले के बराबर में लिख देना है। तो मैं यहाँ त्रिभुज नियम लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम ये कहता है कि समान क्रम वालों को जोड़ दो। ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, तो ये किसके इक्वल होगा? विपरीत क्रम वाला ओ बी। ये आ जाएगा ओ बी। मुझको चाहिए ए बी, क्योंकि मैं किसके लिए घूम रहा हूँ? विस्थापन सदिश के लिए। तो मैं यहाँ से ए बी को लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए। क्या लिखूंगा? ओ बी माइनस ओ ए। जल्दी से बताओ क्या लिखा जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए बी क्या है? विस्थापन सदिश। ओ बी क्या है? स्थिति सदिश। ओ ए क्या है? स्थिति सदिश। लेकिन एक अजब की बात है, ध्यान से सुनो, ये लिखने वाला वो कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको विस्थापन सदिश लिखना है, क्या लिखना है? विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश लिखने के लिए स्थिति सदिश में से स्थिति सदिश को घटाएंगे। विस्थापन सदिश लिखने के लिए स्थिति सदिश में से स्थिति सदिश को घटाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि वस्तु A से चली है, B पे पहुंची है, तो B अंतिम स्थिति सदिश है और A प्रारंभिक स्थिति सदिश है। और हमने B में से A को घटाया, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया। अतः अगर विस्थापन सदिश आपको लिखना है तो हम लिखेंगे प्रारंभिक, हम लिखेंगे अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। समझ आई है क्या बात? मैंने कहा सारा घुमा सब चीजें पढ़ के मैं यहाँ पहुंचा, मैंने देखा यार ये ए बी तो क्या है? विस्थापन सदिश है। ये स्थिति सदिश है, ये स्थिति सदिश। लेकिन ये कौन सा स्थिति सदिश है? जो बाद वाला है। ये है पहले वाला। मतलब अंतिम में से प्रारंभिक स्थिति सदिश को घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? विस्थापन सदिश। तो जब भी विस्थापन सदिश निकालना हो तो हम करेंगे अंतिम माइनस प्रारंभ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्या? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश में से स्थिति सदिश को घटाओ, क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा विस्थापन सदिश। कौन से स्थिति सदिश में से घटाना है? अंतिम में से। किसको घटाना है? प्रारंभिक को। करके देखते हैं एक चीज। मान लीजिए अगर, अब ये तो सारा नोट कर लेना, अगर मैं ये कह दूं कि पहले वस्तु बी पे थी और वो चल के पहुंची है ए पर। किस पे पहुंची है? ए पर। तो विस्थापन सदिश क्या होगा? आप कहेंगे बी से ए गई है तो विस्थापन सदिश होगा बी ए। क्या होगा? बी ए। इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। बी ए निकालने के लिए कहां से चले? बी से। कहां पहुंचे? ए पर। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। अंतिम में से, ए में से किसको घटाओ? बी को। ये प्रारंभिक, ये अंतिम। अंतिम में से किसको घटाना है? प्रारंभिक को। स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश ओ ए, बी का स्थिति सदिश ओ बी। यहाँ पहुंचे ये अंतिम, यहाँ से चले ये प्रारंभिक। क्या बात समझ आ गई है? ये था बच्चों हमारा सारा आज की वीडियो में। 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, 15-15, 20-20 मिनट के आपको मैंने समझाने की कोशिश की। पहला बहुभुज नियम, सदिश योग को हमने पूरा किया। फिर हमने सदिश को घटाना सीखा। हमने देखा कोई अलग चीज़ नहीं है, ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। फिर हमने देखा कि स्थिति सदिश क्या होता है। फिर हमने देखा कि ये विस्थापन सदिश क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इन 4 वीडियो को, कितनी वीडियो हो गई हैं? 5 वीडियो हो गई हैं शायद सदिश की, अच्छे से पढ़ें पहले, अच्छे से। जब तक भी लगे कि कुछ डाउट है दोबारा देखते रहें, अपने दिमाग में सब चीज़ों को बिठा लें। और फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें जो मैं आपको सवाल कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, आप तब देखना कि क्या आपको उनको समझने में कोई दिक्कत आएगी क्या।
मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने पहली सारी वीडियो अच्छे से देख ली तो एक भी क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन दूं करने को, आपसे ना हो एकदम से, लेकिन जब मैं उसको समझा दूंगा फिर आप उसके बाद उसे कभी नहीं भूलेंगे कि अच्छा ये ऐसे करना था। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो सदिश का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, आप पढ़ते रहें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।